सुमध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम व्यायामः सर्वदा पथ्यः है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके रचनाकार आचार्य सुश्रुत जी हैं। यह पाठ आयुर्वेद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से लिया गया है। पिछले 8 श्लोकों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब 9वां श्लोक है। सर्वेषु ऋतुषु अहरअः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्या अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। श्लोक है सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्या अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। सबसे पहले जो बड़े बड़े वर्ड हैं उनके संधि विच्छेद को हम लोग देखते हैं। संधि विच्छेद है सर्वेष्वि तुष्व अर्ह का संधि विच्छेद होगा सर्वेषु जोड़ ऋतुषु जोड़ अहरह। अहरह को अगर अलग अलग करें तो हम लिखेंगे इसको अह जोड़ अह। अह जोड़ अह। अह मीन्स रोज और अहरह मतलब रोज रोज अर्थात प्रतिदिन। ये प्रतिदिन का पर्यायवाची शब्द है। बलस्या अर्धेन जो वर्ड है उसका संधि विच्छेद बलस्य जोड़ अर्धेन होगा। पुंभी आत्महितैषिभिः का संधि विच्छेद पुंभी जोड़ आत्महितैषिभिः होगा और यहाँ विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए यह विसर्ग का रत्वम संधि होगा। हन्त्यतु अन्यथा। हन्त्यतु अन्यथा का संधि विच्छेद हन्ति जोड़ अतः जोड़ अन्यथा होगा। यहाँ पे विसर्ग का ओ बन रहा है, इसलिए यह उत्तम संधि से काम करेगा। अब हम लोग इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे कर्तव्यो वर्ड है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन क्री जोड़ तबियत होगा। तबियत का मतलब चाहिए होता है, इसलिए कर्तव्य का अर्थ करना चाहिए होगा। श्लोक है उसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है सर्वेषु अर्थात सभी में, ऋतुषु ऋतुओं में अर्थात मौसम में, अहरह अहरह का संधि विच्छेद करें तो अह जोड़ अह होगा और इसका मतलब रोज रोज अर्थात प्रतिदिन होगा। पुंभी अर्थात मनुष्यों के द्वारा, आत्महितैषिभिः अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा, यानी जो अपनी भलाई चाहते हैं उनके द्वारा। अगला है बलस्यार्धेन बल के आधे भाग द्वारा या बल के आधे भाग से, कर्तव्य करना चाहिए, हन्ति मारता है या हानिकारक होता है, अतः अर्थात इसलिए, अन्यथा नहीं तो। इस श्लोक का अर्थ हम लोग जानते हैं। श्लोक है सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्या अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्या अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, उनको सभी ऋतुओं में प्रतिदिन, अहरह अर्थात प्रतिदिन, उनको सभी ऋतुओं में सभी मौसम में प्रतिदिन बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यायाम हानिकारक हो जाता है, यानी उन्हें हानि पहुंचाता है। अगर एक ही दिन कोई पूरी शक्ति लगाकर बहुत सारा व्यायाम कर ले तो वह व्यायाम उसके लिए लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारक होता है। इसलिए अपने बल के आधे भाग से ही, यानी थोड़ा थोड़ा ही व्यायाम रोज प्रतिदिन करना चाहिए। अब यहाँ पे इसका आत्महितैषिभिः का समास विग्रह हम लोग देखते हैं।
उसका समास विग्रह करेंगे तो आत्मनः हितैषी होगा और यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष होगा, क्योंकि आत्मा का षष्ठी विभक्ति में जाते हैं तो आत्मनः होता है और ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, अपने की बात नहीं की जा रही है, कल्याण की बात की जा रही है, तो यहाँ अंतिम पद प्रधान है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मनः हितम इष्यते यहितै, आत्मनः हितम इष्यते यहितै, ये बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास का ये विग्रह है आत्महितैषी का, अर्थात इसे दो समासों में विग्रह कर सकते हैं। अगला श्लोक है हृदि स्थाना स्थितो, हृदि स्थाना अस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते, हृदि स्थाना अस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदि स्थाना अस्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। इसका पहले हम लोग शब्दार्थ जानते हैं, कठिन वर्डों के अर्थ को जानते हैं। हृदय स्थाना अस्थितः अर्थात हृदय रूपी स्थान में स्थित। यदा, यदा अर्थात जब, जो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, वो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। वक्त्रम, वक्त्रम का पर्यायवाची शब्द मुखम होता है और इसका अर्थ होगा मुंह को। प्रपद्यते पहुँचती है, कुर्वतः करते हुए के। अगला है जंतु अर्थात जीव या व्यक्ति के। बला अर्धस्य आधे बल का। अब इसमें जितने भी वर्ड हैं उनके पहले व्याकरण को जानते हैं। जैसे हृदय स्थाना स्थितो, हृदय स्थाना अस्थितो, इसका संधि विच्छेद हृदय स्थान जोड़ अस्थितः होगा। हृदय स्थान जोड़ अस्थितः। वायुर्यदा, वायुर्यदा, यहाँ पे वायु जोड़ यदा होगा और विसर्ग का र बन रहा है, इसलिए यह विसर्ग का रत्वम संधि होगा। जंतुस्तद, जंतु जोड़ तद होगा और विसर्ग का स बन रहा है, इसलिए विसर्ग का सत्वम संधि होगा। बला अर्धस्य, बल जोड़ अर्धस्य होगा, इसका संधि विच्छेद। यहाँ पे ल में अ मिला हुआ है और अ, दो अ मिल के आ बन रहा है। अ प्लस अ बराबर आ, अर्थात दो हर्ष स्वर मिल के दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। दोनों अस्वर हैं और दोनों हर्ष स्वर हैं, तो दो हर्ष स्वर जब आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर दीर्घ स्वर को का निर्माण करते हैं, तो वह दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ संधि में हम ये भी समझते हैं कि एक हर्ष स्वर हो और एक दीर्घ स्वर हो तो भी दोनों मिलकर दीर्घ ही होते हैं। दो हर्ष स्वर भी आपस में मिलकर दीर्घ ही होते हैं। एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर या दोनों दीर्घ हों तब भी दीर्घ ही होता है। जैसे कि आ प्लस आ रखेंगे तो आ ही होगा, अ प्लस आ रखेंगे तो आ ही होगा, और अ रखेंगे तो आ ही होगा। तो अ जो है वो हर्ष स्वर है और वो दीर्घ आ जब बनेगा, दो हर्ष स्वर अ और अ मिलेंगे और आ बनेगा तो वो दीर्घ स्वर हुआ। जिसमें दो मात्रा होती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। एक मात्रा वाले अक्षर को हर्ष स्वर कहते हैं। जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, और जिसे बोलने में दो मात्रा का मतलब समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला देखेंगे प्रकृति प्रत्यय विभाजन। कुर्वतः जो है उसका क्री जोड़ सत्री होगा। क्री जोड़ सत्री कुर्वतः बना हुआ है वर्ड। इसमें तीन तरह के वर्ड आते हैं, कुर्वंतम भी आता है, कुर्वन भी आता है और कुर्वतः भी आता है। तीनों में ही क्षत्रिय प्रत्यय लगा रहता है। जैसे कि हंसता रहेगा तो भी क्षत्रिय, हसंतम रहेगा तो भी क्षत्रिय और हसन रहेगा तो भी क्षत्रिय प्रत्यय। स्थिता है, स्थिता में अस्था धातु है और कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय का प्रयोग हमेशा भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के वाक्यों में कत प्रत्यय लगा करके हम उस वाक्य को बना सकते हैं। अगला ये श्लोक है, इसके अर्थ को जानते हैं पहले। हृदय स्थाना अस्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तु तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदय स्थाना अस्थितो
वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तुः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अर्थात जब हृदय रूपी स्थान में स्थित वायु व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के मुख के द्वारा बाहर निकलता है, जब हृदय रूपी स्थान में स्थित वायु व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, यानी जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके हृदय से वायु मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, तो वह उस व्यक्ति का बल का आधा लक्षण माना जाता है। इससे पता चलता है कि वह बल के आधे भाग से व्यायाम कर रहा है। अब यहाँ पे इसका हम लोग समास विग्रह देखते हैं। हृदय अस्थाना अस्थितः, हृदय स्थाने अस्थितः, इसका समास विग्रह होगा। हृदय में भी सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, स्थाने में भी सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, और हृदय रूपी स्थान में स्थित की बात की जा रही है, हृदय की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ अंतिम पद प्रधान हुआ, तो इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष हुआ। इसका अर्थ भी हम लोग समझ रहे हैं, हृदय रूपी स्थान में स्थित। तो में जो है वो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे अर्थ से मिला करके, और सप्तमी तत्पुरुष ये समास हुआ, अंतिम पद प्रधान हुआ। तो बला अर्धस्य, अर्धस्य यानी आधा, आधा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, और जब विशेषण रहता है तो वो कर्मधारय समास होता है। जिस वर्ड में विशेषण लगा रहता है, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, तो वो विशेषण जिसमें भी लगा रहता है, जिस वर्ड में, वो कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास की विशेषता यह है कि जब भी हम उसका विग्रह करेंगे तो दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे बलस्य में भी षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और धर्ष में भी षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है, और ये कर्मधारय समास है। अगला और इस पाठ का अंतिम श्लोक है, वयोबल शरीराणि, वयोबल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयोबल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अर्थात शब्दार्थ देखते हैं पहले कि वय यानी आयु, देशम स्थान को, काल अर्थात समय को, असनानी अर्थात भोजन को, समीक्षा भली भांति देख कर, भली भांति परख कर, अच्छे से परख कर, जांच कर, कुर्यात करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। आपनुयात अर्थात प्राप्त करता है। अब हम लोग श्लोक के अर्थ को जानते हैं। श्लोक है, वयोबल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। वयोबल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अर्थात आयु, बल, शरीर, स्थान, समय तथा भोजन को भली भांति देख कर ही, अच्छे से परख कर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति रोग को प्राप्त करता है, अर्थात रोगी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने आयु का ध्यान नहीं रखता, अपने शक्ति का ध्यान नहीं रखता कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारा सामर्थ्य कितना है, हमारी आयु कितनी है, और वो कोई भी व्यायाम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वैसा व्यक्ति रोग को प्राप्त करता है। समय से भी व्यायाम करना चाहिए, उसका एक समय होता है व्यायाम करने का। किसी भी समय हम व्यायाम नहीं कर सकते हैं, भोजन करके व्यायाम नहीं किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान करके, अच्छे से परख करके, जांच करके ही हमें व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति रोगी हो सकता है। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान करके व्यायाम करता है, वही व्यक्ति व्यायाम से लाभ प्राप्त करता है, यानी लाभ ले पाता है। नहीं तो जो इसका ध्यान नहीं रखता, उसके लिए व्यायाम हानिकारक होता है।
अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। जैसे वयो बल शरीराणी है, इसका संधि विच्छेद करें तो वयः जोड़ बल शरीराणी होगा। और यहाँ पे विसर्ग का ओ बन रहा है, तो ये विसर्ग के उत्तम संधि के नियम से काम करेगा। देश काल असनानी, देश काला स्नानी जो लिखा हुआ है उसका संधि विच्छेद करें तो देश काल जोड़ असनानी होगा। व्यायामम मन्यथा, अर्थात व्यायामम जोड़ अन्यथा, अन्यथा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है और वो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। व्यायाम म में हलंत है तो और उसके बाद अ है, तो यानी व्यंजन में स्वर मिला हुआ, तो ये व्यंजन संधि हुआ। रोगम आपनुयात, रोगम जोड़ आपनुयात होगा और म में हलंत है और इधर आ है, तो यानी व्यंजन जिसमें हलंत रहता है वो व्यंजन है और इधर आ है तो आ स्वर है, तो जो व्यंजन में स्वर को मिलाएंगे तो वो व्यंजन संधि होगा। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभाजन। समीक्षा, समीक्षा का सम जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप होगा, सम उपसर्ग होगा, इक्ष धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। ल्यप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जो बिना उपसर्ग के नहीं बनता है और इसका मतलब भी करके होता है, एकत्वा के अर्थ में ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये बिना उपसर्ग के नहीं बनता है, यानी इसका विग्रह जो होता है 3 ही पदों में होता है, नहीं तो इससे अधिक भी हो सकता है, 4 पदों में हो सकता है, पर 2 पदों में कभी नहीं होता, क्योंकि इसमें एक उपसर्ग होता है, एक धातु होता है और एक प्रत्यय होता है। रोगह जो वर्ड है, रोग जो है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो रुज जोड़ घैया होगा। अब इसका समास विग्रह देखते हैं। वायु बल शरीराणी जो वर्ड है उसका अगर समास विग्रह करें तो यहाँ सभी पद प्रधान है और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथमा बहुवचन लगा हुआ है या द्वितीय बहुवचन में भी ऐसे आता है, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ठीक वैसे ही इसका प्रथमा में ही विग्रह होगा। बहु वयः च बलम च और शरीरम च, ये द्वंद्व समास होगा, इसमें सारे पद प्रधान हैं। देश काला काला सनानी का अगर समास विग्रह देखें तो देशः च कालः च असनम च, ये भी प्रथमा बहुवचन या द्वितीय बहुवचन में है और ये भी द्वंद्व समास है जिसका सभी पद प्रधान है। आज यहीं पे ये सारा पाठ समाप्त होता है। यही श्लोक भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था, तो जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं किए होंगे उनके लिए भी ये लाभदायक है। बाकी जो अगला पाठ है या अगला क्लास जब होगा तो उसके बाद फिर उसका वीडियो बनेगा। जो लोग भी नहीं पढ़े होंगे ऑनलाइन क्लास में वो इसे अच्छे से लिख लेंगे और जो लोग पढ़े भी होंगे वो लोग भी अपना सारे पदों को, सारे ग्रामर जितना भी है, व्याकरण जितना भी है या अर्थ जितना भी है, सबको मिला लेंगे और अच्छे से अपने फेयर में लिख लेंगे।